तो होमीज अब चैप्टर 6 स्टार्ट होता है एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ पर क्लैन के सभी एल्डर्स फेंग युआन को ही देख रहे हैं और बोल रहे होते हैं ये काफी अजीब बात है, उसके पास इतने भी वो गू प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं और इसके अलावा जो उसके साथ हो रहा है वो किसी भी ग्रेट टैलेंट का तो साइन बिल्कुल नहीं है और आज तक हमने ऐसा किसी भी ग्रेट टैलेंट के साथ होते हुए नहीं देखा है। और फिर हम देखते हैं फेंग युआन को जो कह रहा होता है एक ग्रेट टैलेंट 40 से 50 कदम तक चलता है, पर मैंने अभी तक 23 ही चले हैं और वो अभी आगे ही बढ़ रहा है। और जैसे ही वो अपना 27वां कदम बढ़ाता है वो कुछ महसूस करता है और हम देखते हैं उसके वेस्ट के पास एक लाइट अपेयर होती है जो कि बढ़ती ही जा रही है। और फिर हम देखते हैं फेंग युआन अवेक हो चुका है और अब वो बोलता है फाइनली अब मैं अपने इमोर्टलिटी के रास्ते पे चल सकता हूँ। और फिर हमें बताया जाता है इस अवेकिंग सेरेमनी का पर्पस होता है प्राइमल सी की अवेकनिंग, जिसके बारे में हमें बताते हुए फेंग युआन नरेट करता है। क्या आपको पता है आपकी बॉडी में एक ऐसी भी जगह है जो आपके दिल, दिमाग या नस में से किसी भी चीज से कंट्रोल नहीं होती, बट वो आपकी रियलिटी का सेंटर है। इसे कुछ लोग पर्पल सी भी कहते हैं, बट अगर बात की जाए इसके फेमस नेम की तो इसका नाम है प्राइमल सी एपर्चर। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका पैराडॉक्स है जो ये बताता है कि एक ही टाइम पे इन्फिनिट स्मॉल भी है एंड इनफिनिट बिग भी, बट इसके बावजूद भी ये हमारे फिजिकल डायमेंशन में नहीं होता। अगर मैं साफ शब्दों में बताना चाहूँ तो एक डॉक्टर तुम्हारी बॉडी की चीर फाड़ करके भी इसे नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि ये सोल और एनर्जी के अलग ही तल पर मौजूद है। ये बॉडी के स्मॉल पॉइंट में समेटा हुआ एक ऐसा इनफिनिट ओशन है जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना या उसे मापना इम्पॉसिबल है। लेकिन इसका काम क्या है? सरल शब्दों में कहूँ तो ये आपकी स्पिरिचुअल बैटरी है और इसके अंदर प्राइमल एसेस जमा होता है। जैसे जैसे एक इंसान की कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है इस ओशन का कलर भी चेंज होता रहता है। और इसके अलावा गू मास्टर इस प्राइमल एसेस का यूज गू को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इसके अलावा यही है जिसके कारण हम मैजिक यूज कर पाते हैं। और क्योंकि मेरा प्राइमल एसेंस अवेक हो चुका है इसका मतलब साफ है, अब मैं रैंक 1 का गू मास्टर बन चुका हूँ। मैं इसके आगे अपने कदम नहीं बढ़ा पा रहा, बिल्कुल पिछली बार की तरह। और फिर यहाँ अकेडमी एल्डर कहते हैं क्या तुम और आगे जा सकते हो, जिस पर फेंग युआन कोई रिप्लाई तो नहीं देता, बस वो वापस लौटने लगता है। जिसे देखकर जितने भी वहाँ बंदे खड़े थे इंक्लूडेड एल्डर्स बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और इधर बच्चे कहने लगते हैं उसने बस 27 कदम चले, ये तो रैंक सी का टैलेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? वो काफी टैलेंटेड है लेकिन फिर भी उसे सी ग्रेड मिला है। और यहाँ फेंग जियान भी काफी शॉक्ड है और उसके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है, बिग ब्रदर। और इधर क्लैन हाइड भी बोल रहे हैं डैम इट, ये नहीं हो सकता, वो बस सीक्रेट कैसे हो सकता है? और इससे हम साफ समझ सकते हैं कि फेंग युआन का क्या ऑरा था क्लैन में, जो उसकी सी ग्रेड आने से काफी लोग डिसअपॉइंट में हो चुके हैं। और इधर बाकी एल्डर्स भी बात करने लगते हैं जिनमें हम एक की बात सुनते हैं शायद टेस्ट में कुछ गड़बड़ी थी, जिस पर उसके पीछे वाला बंदा बोलता है अच्छा, लेकिन उनकी प्रतिभा, पोटेंशियल और पिछली उपलब्धियों को आप कैसे समझाओगे? और इधर उनके बगल में खड़े एल्डर बोलते हैं तरीका बेहद सटीक है और हम शुरुआत से ही उस पर नजर रख रहे हैं। इतने सारे एल्डर्स के बीच में धोखा देना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और इधर सीन दोबारा से शिफ्ट होता है क्लैन हेल्ड की ओर, जो कह रहे होते हैं कहा जाता है कि ग्रेट टैलेंट वाले लोग ऐसे चीजों का प्रदर्शन करते हैं जो आम इंसान के समझ के बाहर है, जैसे औरों से ज्यादा शारीरिक शक्ति, कविताएं, मनोबल, बुद्धि इत्यादि का होना। और फेंग युआन में ये सारे गुण थे, लेकिन इस पॉइंट को रखने का मतलब ये नहीं है कि वो ग्रेड 1 का ही निकले। बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि क्लैन हेड अपने आप को समझा रहे हैं अपने इस लॉस के लिए और वो कहते हैं ज्यादा उम्मीदें रखना बेकार है, जितनी बड़ी उम्मीदें होती हैं उतनी ही बुरी निराशा हाथ लगती है। हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत ही बेकार है। और ये बोल के वो जाने ही लगते हैं। और इधर फेंग युआन भी किनारे पे आ चुका है और उसे आते ही जो साउथ में बच्चे खड़े थे वो अचानक से बोलने लगते हैं देखो एक सी ग्रेड का टैलेंट, मतलब जिन बंदों का रवैया फेंग युआन के लिए सही था वो उससे आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाते, आज वो उसी के मुंह पे उसकी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन फेंग युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जस्ट एक कोल्ड स्मग देता है और वो देखता है अपने ही पुराने रूप को, यानी पिछले जन्म में जब उसे टेस्ट दिया था। और वो फेंग युआन से बातें करते हुए कहता है क्यों ये सही नहीं है ना, मैं केवल सीक्रेट कैसे हो सकता हूँ, कहीं ना कहीं कोई एरर जरूर हुआ है। इस अवेक सेरेमनी के बाद मुझे तो अपनी नॉलेज को बढ़ाना था, मुझे एक बेहतरीन गो मास्टर बनना था, लेकिन अब मैं एक सीक्रेट का टैलेंट बन के रह गया हूँ। क्या ये सही रहेगा? क्या मेरा फ्यूचर अच्छा होगा? और पास्ट वाले फेंग युआन के मन में गूंज रही होती है उससे ट्रोल करती हुई आवाजें, जिसपे उससे आवाजें आ रही होती है कितना डिसअपॉइंटिंग है, ये वही टैलेंट है जिसे सब एक ग्रेड को मान रहे थे। पर अफसोस
दोस्त ये वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। वाह क्या दिमाग है, वो सचमुच एक ट्रैश है। और इधर फेंग युआन मन में कह रहा होता है पास्ट वाला मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो, शायद ये कोई ऐसा इंसिडेंट है जो पास्ट में हुआ है उसके साथ। और इधर पास्ट वाला फेंग युआन फिर से कहता है मुझे माफ कर दो मेरे छोटे भाई, शायद मैं अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। और इधर उसके बगल में खड़ा प्रेजेंट वाला फेंग युआन कहता है क्या तुम्हें नफरत महसूस हो रही है? जिसमें पास्ट वाला फेंग युआन कहता है नफरत महसूस मैं करता हूँ, मैं बहुत नफरत करता हूँ, ये खोखला प्लान मैं से वही और बहुत बुरी नफरत करता हूँ। अब से मैं किसी की भी नजरों में आंखों से आंखें डाल के नहीं देख पाऊंगा, नहीं अपने छोटे भाई की भी नहीं। और इधर फ्यूचर वाला फेंग युआन कहता है तुम किन की बात कर रहे हो? उन लोगों की जो एक दिन धूल बनकर हवा में उड़ जाएंगे और इतनी दूर चले जाएंगे कि उनका नाम वो निशान न बचे। भाई ये डेट्स लाइन मेरे दिनों में किसी व्यक्ति के जीवन का असली आनंद उसके द्वारा की हुई मेहनत, उसके द्वारा उठाए हुए कदम कामयाबी के लिए और सपनों को पूरा करना होती है। मुझे मेरे प्लान या मेरे उस नकली फैमिली के बारे में कोई भी परवाह नहीं और तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर पास्ट वाला फेंग युआन उसकी बातें सुनकर कहता है एक मिनट रुको, क्या तुम इंसानियत के नियमों को त्याग रहे हो? ऐसा मत करो, ऐसा तो तुम खुद को एक डीमन में कन्वर्ट कर लोगे। तुम जिस पाथ पर चल रहे हो वो डीमन का पाथ है, ये तो इविलनेस है, प्योर इविलनेस। और इधर फ्यूचर वाला फेंग युआन कहता है डीमन का पाथ? मैं इस रिवर ऑफ टाइम में तैरती हुई मछलियों में से एक छोटी मछली हूँ, हालांकि मैं धारा के साथ नहीं उसकी उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लगता है इसी से फर्क पड़ता है। और इधर हम देखते हैं पास्ट वाले फेंग युआन को, बेसिकली वो उसके साथ कोई स्पिरिट है जो अब डिसअपियर होने लगती है। और इधर अकेडमी हेड अगले कैंडिडेट को बुलाते हैं और अब बारी होती है फेंग जियान की। और फेंग जियान काफी डरता और कांपता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है मैं आऊँ, लेकिन वो सामने एक छोटे से पत्थर से गिर जाता है और उस नदी के अंदर गिर जाता है। और इधर वो एल्डो से बचाने की जगह ये कह रहा है कि फेंग ब्रदर्स सच में एक कचरा है क्या, लाइक वो बंदा डूब रहा है यार। और इधर अपना फेंग युआन आता है जो फेंग जियान को खींच कर बाहर निकालता है। और जैसे वो फेंग जियान को बाहर खींच के निकालता है, फेंग जियान कहता है ये काफी एम्बेरसिंग है ना भाई? और फेंग युआन कुछ नहीं बोलता, वो इनफैक्ट बस उसकी आंखों में देखता है और वो घूर रहा है जैसे कोई हौसला दे रहा हो, जैसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। और पीछे से बंदे अभी भी उन पे ट्रोल कर दे कि फेंग ब्रदर्स सच में एक ट्रैश है, ईटीसी वगैरह। और इधर फेंग जियान कहता है आई एम सॉरी ब्रदर। लेकिन फाइनली फेंग युआन कहता है अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो मेरे भाई, तुम बस आगे बढ़ो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह सच में काफी इंटरेस्टिंग है। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 6 या कह लो चैप्टर 6 एंड होता है। तो होम इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके चैप्टर 7 के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।